नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन के इस चैनल पे। जहां बच्चों आज हम आपके आने वाले मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चर टेस्ट जो होने वाला है 2025 का जो पेपर होने वाला है, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाने हैं या किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला हम आपके लिए लेके आए हैं। आपको बच्चों अच्छे से इन क्वेश्चनों को देखना है और अपने नोट्स बनाते चले जाने हैं। क्वेश्चन या उससे जुड़ी हुई अन्य जानकारियां भी हम आपको देंगे, आपको सब लिखते चले जाना है और अच्छे से पूरा सेशन आपको जो है वो कवर करना है। जिन बच्चों को उत्तर पता रहेंगे वो कमेंट सेक्शन में अपने जो है वो आंसर को बता सकते हैं। चलिए बच्चों, आज हम देखते हैं किसके बच्चों मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चर 2025 को ध्यान में रखते हुए स्पेशल सेशन ये जो है मैं आपके लिए लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आता है बच्चों, फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सी है इंडिया की, मतलब भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है। सबसे पहले कहाँ पे बच्चों या किस जगह पे मध्य भारत में पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोली गई थी। पहला ऑप्शन है लुधियाना, दूसरा ऑप्शन बच्चों आपके पास आ जाता है जबलपुर, तीसरा ऑप्शन आ जाता है आपके पास उत्तराखंड और चौथा ऑप्शन आ जाता है बच्चों आपके पास रायपुर छत्तीसगढ़। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है। आंसर इसका क्या होने वाला है, आप इसको पिन कमेंट में भी बच्चों लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है बच्चों ऑप्शन क्रमांक सी जो है हमारा पंतनगर। अगर मैं बात करूं तो भारत में बच्चों आज 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां टोटल कितनी हो चुकी हैं। अब हमारे पास पूरी 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां हो चुकी हैं, जिनमें से बच्चों 63 जो हैं आपकी, ये आपके प्रादेशिक या जैसे हम बोल सकते हैं स्टेट लेवल की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां हैं। किस लेवल की है हमारी, स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी है। कितनी है बच्चों टोटल 63। और भारत में टोटल कितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कार्यरत है, अभी तक हमारे पास 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो भारत में स्थापित हो चुकी है। लेकिन अगर हम पहले की बात करें तो फर्स्ट हमारी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, अगर हम पहली एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी की बात करें बच्चों, तो फर्स्ट हमारा जो एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी थी वो थी हमारी गोविंद बल्लभ भाई पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसको 1960 में जो है बच्चों कहाँ पे, पंतनगर, किस जगह पे बच्चों, पंतनगर। ये पंतनगर कहाँ होता है, ये पंतनगर आता है बच्चों हमारा उत्तराखंड में। पंतनगर उत्तराखंड में इसको स्थापित किया गया था। कहाँ पे किया गया था बच्चों, पंतनगर उत्तराखंड में। कब स्थापित किया गया था इसको, 1960 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन अगर पूछे कि वर्तमान में टोटल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों की संख्या कितनी है, तो आपको क्या ऑप्शन में लगाना है, 74। कितना लगाना है बच्चों, 74। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या भारत का पहला एग्रीकल्चर जो है हमारा वो कौन सा हमारा विश्वविद्यालय है, तो वो है हमारा बच्चों JBPAU, जवाहर या जिसे हम बोल सकते हैं क्या, गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1960 में पंतनगर उत्तराखंड में से जो है वो स्थापित किया गया था। वहीं अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं कि मध्य प्रदेश में कौन सा संस्थान है, तो मध्य प्रदेश में बच्चों 1964 में स्थापना की गई थी किसकी, JNKVB की। किसकी बच्चों, JNKVB। इसका नाम हो जाता है जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम है बच्चों इसका पूरा नाम, इसका हो जाता है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। ये क्या है बच्चों हमारा, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी, मध्य प्रदेश के किस जगह पे बच्चों, जबलपुर में इसकी स्थापना की गई थी। ये हमारी मध्य प्रदेश की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। स्थापना कब हुई इसकी, इसकी स्थापना हुई थी 1964 को। तो तीन प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। अगर हमारे पूरे भारत की बात की जाए तो आपको आंसर में क्या लगाना है, गोविंद बल्लभ भाई पंत। कौन सी लगाना है बच्चों, गोविंद बल्लभ भाई पंत। अगर हमारा पूछा जाता है बच्चों टोटल कितनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो उसमें आपको क्या जवाब लगाना है, वो हो जाता है हमारा 74। और वहीं अगर मध्य प्रदेश की पूछी जाती है कि मध्य प्रदेश की कौन सी होने वाली है, तो वो होने वाली हमारी JNKVB, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। ये हमारे हुआ बच्चों पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे हम चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा जाता है वो जाता है हमारा फेलरिस माइनर। कौन सा बच्चों, फेलरिस माइनर जो है वो हमारा वो बीड है, एक हमारा खरपतवार है और ये किस फसल में लगता है। फेलरिस माइनस खरपतवार बच्चों कौन सी फसल में पाया जाता है। ऑप्शन अगर हम ये देखें तो चारों हमारे पास ऑप्शन क्या क्या जाते हैं, इस क्वेश्चन के जो हमारे चार ऑप्शन निकल के आते हैं वो आते हैं, पहले मक्का का है क्या बच्चों, दूसरा आ जाता है हमारा क्या ये मूंग का है, तीसरा आ जाता है हमारा क्या ये गेहूं का है और चौथा आ जाता है बच्चों हमारा क्या ये अरहर का खरपतवार है। नाम क्या है बच्चों, फेलरिस माइनर। क्या है बच्चों इसका नाम, फेलरिस माइनर। तो मुख्यतः ये किस फसल में लगाना है या किस फसल में जो है वो ये हमारा खरपतवार लगता है। तो इसका आंसर जो होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है बच्चों ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर भी क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। इसका है फेलरिस माइनस जो है बच्चों हमारा गेहूं की फसल में लगने वाला प्रमुख खरपतवार है।
बहुत सारे इसके नाम आ जाते हैं। हम एक बार देख लेते हैं बच्चों कौन कौन से नाम है जो आपके इस खरपतवार के और जो है वो एफेलरिस माइनस से हम और क्या क्या बोलते हैं। क्वेश्चन आपको जो है वो मैं जो आपको लिखवा रहा हूँ लिखते चले जाना है। एग्जाम की दृष्टि से बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो आपके ये प्रश्न होने वाले हैं। गेहूं सा, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? इसे हम हिंदी में बोलते हैं गेहूं सा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे हम? इसका जो बॉटेनिकल नेम है वो है हमारा फेलरिस माइनर। क्या नाम है इसका? फेलरिस माइनर जो है वो इसका बॉटेनिकल नेम जो है वो होने वाला है। इसके अन्य नेम की अगर हम बात करें तो इसे हम बोलते हैं गेहूं का मामा। क्या हो जाएगा बच्चों? गेहूं का मामा। और अगर हम इसके नाम देखें तो अगला इसका नेम हो जाता है बच्चों गेहूं का या गिल्ली डंडा। क्या बोलते हैं बच्चों हम इसे? अन्य नेम हो जाएगा हमारा इसका गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा भी किसे कहा जाता है? आपके गेहूं सा को कहा जाता है। गेहूं का मामा, गिल्ली डंडा, या इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? या इसका और अगर हम नाम देखें तो इसे हम बोलते हैं गेहूं का मिमिक्री बीट। कौन सा बीट? गेहूं का मिमिक्री बीट। मिमिक्री बीट मतलब क्या हो जाता है बच्चों? इसे हम हिंदी में बोलते हैं नकलची खरपतवार। क्या बोलते हैं इसे हम? नकलची खरपतवार। नकलची क्यों कहा जाता है? नकलची बेटा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो बनावट होती है वो किस तरीके से होती है? हमारे सेम टू सेम जो है वो हमारी गेहूं के पौधे की तरह होती है, इसलिए हम इसको नकलची खरपतवार के नाम से भी जानते हैं। तो गेहूं सा हो गया, गिल्ली डंडा हो गया, उसके बाद हो गया आपके पास गेहूं का मामा हो गया। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? मिमिक्री खरपतवार बोलते हैं। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि ये कौन सी सीजन की जो है वो खरपतवार है तो ये हमारा रबी सीजन का जो है वो हमारा क्या है बच्चों? ये रबी सीजन का खरपतवार है। कौन से सीजन का खरपतवार है? रबी सीजन का खरपतवार है। इसको मारने के लिए बच्चों हम काय का उपयोग करते हैं? तो इसको मारने के लिए हम उपयोग करते हैं आइसोप्रोट्यूरॉन का। काय के लिए बच्चों? आइसोप्रोट्यूरॉन। और काय का बच्चों अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपको क्या लिखना है? दूसरा ऑप्शन हो जाएगा सल्फो सल्फ्यूरॉन। क्या है बच्चों ये? सल्फो सल्फ्यूरॉन। ये आपके फेलरिस माइनर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। सबसे पहले तो गेहूं सा, इसका जो बॉटेनिकल नेम क्या है बच्चों हमारा? फेलरिस माइनर। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं फेलरिस माइनर। क्या बोलेंगे बच्चों इसे हम? फेलरिस माइनर। इसे गेहूं का मामा या इसे हम क्या बोलते हैं? गुल्ली डंडा बोलते हैं। ये हमारा गेहूं का एक नकलची बीड है या जिसे हम क्या बोलते हैं? मिमिक्री बीड है। ये किस सीजन में होता है बच्चों? ये रबी का खरपतवार है। इसके हम नियंत्रण के लिए काय का उपयोग करते हैं? आइसोप्रोटूरॉन या सल्फो सल्फ्यूरॉन का हम उपयोग करते हैं गेहूं सा को मारने हेतु। ये आपके गेहूं सा से जुड़े हुए वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो आपके प्रश्न या ऑप्शंस या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो है, इनको आपको लिख लेना है। आगे चलते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है कि जो हमारी म्यूटेशन टर्म है, कौन सी टर्म है बच्चों? म्यूटेशन टर्म है या उत्परिवर्तन जो हमारा शब्द है वो किस साइंटिस्ट द्वारा दिया गया? ऑप्शंस में अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन बच्चों हमारा हो जाता है एच जी मूलर। पहला ऑप्शन क्या हो जाता है? एच जी मूलर। दूसरा हो जाता है हमारा हुंगू डिवेरिस। तीसरा हो जाता है स्टेलर और चौथा हो जाता है आपका ऑरबैंक ने। आपको बताना है इनमें से कौन से साइंटिस्ट ने जो है वो आपका म्यूटेशन शब्द दिया हुआ था। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं बच्चों म्यूटेशन क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं म्यूटेशन क्या होता है। इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा जाने तो म्यूटेशन जो है बच्चों हमारा, इसके बारे में अगर हम ये देखें तो सबसे पहले देखें हम म्यूटेशन। म्यूटेशन से बच्चों हम हिंदी में क्या बोलते हैं? म्यूटेशन को जो है वो हिंदी में कहा जाता है उत्परिवर्तन। म्यूटेशन को क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन मतलब क्या होता है कि सडन मतलब अचानक से। कैसे बच्चों? अचानक से किसी जीव के सडन जीनोटाइपिक चेंज। कैसा बच्चों? सडन जीनोटिपिक चेंज जो आ जाता है, सडन जीनोटिपिक चेंज जो आ जाता है बच्चों काय में? किसी भी ऑर्गेनिज्म में, इन एन ऑर्गेनिज्म, तो वो क्या कहलाता है बच्चों? वो कहलाता है हमारा म्यूटेशन। मतलब क्या हो जाता है इसका? मतलब किसी भी जीव में हुए, किसी भी जीव में हुए, जीवित जीव में हुए अचानक से, कैसे बच्चों? अचानक से, अचानक से, अचानक से कहाँ बच्चों? अचानक से जीन प्रारूप में, अचानक से जीन प्रारूप में होने वाले, प्रारूप में होने वाले बदलाव को, होने वाले बदलाव को हम क्या बोलते हैं? होने वाले बदलाव को बच्चों जो हम हैं वो हम बोलते हैं क्या? उत्परिवर्तन। क्या बोलते हैं हम इसे? इसे हम बोलते हैं उत्परिवर्तन। ये हो गई हमारी डेफिनेशन की। अचानक से अगर आपके जीव में किसी प्रकार का बदलाव आ जाता है किसी भी जीव में तो वो क्या कहलाता है हमारा बच्चों? उत्परिवर्तन कहलाता है। समझने के लिए हम देख सकते हैं कि मान लीजिए एक पौधा है
जिसकी जो किस्म है ये लंबे होती है, या इसकी हाइट क्या है बच्चों किसी पौधे की, या इसकी जो प्रजाति है या जो किस्म है इनकी हाइट कैसी होती है बच्चों, लंबी होती है। अब इससे इन जनक से अगर हमारा, ये हमारे जनक हो गए, इन जनक से बच्चों इनसे जो संतति मिली या हमारी जो दूसरी पीढ़ी आई, उस पीढ़ी में भी बच्चों कैसे थे, लंबे पौधे विकसित हुए। इसमें भी कैसे हुए बच्चों, ये हमारी पहली पीढ़ी जो आई इसमें भी हमारे लंबे पौधे विकसित हुए। बट अचानक से क्या हुआ बच्चों, इस पीढ़ी के कुछ पौधों में इनके जीन प्रारूप में, इसमें क्या है बच्चों, इनके जीन प्रारूप में, इनके क्या है बच्चों, जीन प्रारूप में या जीनोटाइप में कोई गड़बड़ी आ गई, अचानक से कोई गड़बड़ी आ गई, जिसके कारण इनसे अब जो हमारी नेक्स्ट पीढ़ी जो आएगी, इनमें जो पौधों की हाइट क्या है बच्चों, बौनी होने लगी। कैसी होने लगी, बौनी होने लगी। तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या बोलते हैं हम, इस प्रकार को हम बोलते हैं बच्चों क्या, अचानक से क्या हो गया बदलो, इनके काय में जीन प्रारूप में क्या हो गया बेटा, बदलाव हो गया। क्या हो गया बेटा, बदलाव हो गया। तो ये हमारी कहलाएगी म्यूटेशन। तो ये जो शब्द है कि भाई इस तरीके से अगर बदलाव होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, म्यूटेशन बोलेंगे। ये हमारा जो शब्द है वो किसने दिया था, तो ये हमारा शब्द दिया था बच्चों किसने, हुंगो डी वेरिस ने। किसने दिया था ये हमारा शब्द, हुंगो डी वेरिस ने। इसलिए हम बोलते हैं कि म्यूटेशन जो शब्द है वो सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया, तो वो किया गया था बच्चों बच्चों इसके द्वारा, हुंगो डी वेरिस के द्वारा। और ये होता क्या है, ये हम इस तरीके से जान चुके हैं कि म्यूटेशन क्या होती है, किस तरीके से होती है और किस तरीके से इसमें बदलाव जो है वो आ जाते हैं। अगला अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन भी हमारा बीट साइंस से निकल के आता है। क्या है बच्चों कि द साइंटिफिक नेम ऑफ बथुआ, बथुआ का जो है वो हमको बताना है, साइंटिफिक या वानस्पतिक नाम बताना है हमको बच्चों, या इसका वैज्ञानिक नाम बताना है बथुआ का। ऑप्शन में आ जाता है हमारा क्या बच्चों, एनागेलिस अर्वेंसिस। दूसरा ऑप्शन आ जाता है हमारे पास क्या, साइप्रस रोटेंडस। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, साइप्रस रोटेंडस। तीसरा हो जाता है हमारा चीनोपोडियम एल्बम, और चौथा आ जाता है हमारा नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से आपको एक उत्तर जो है वो आपको चुनना है। ये है आपका इस तरीके से क्या है बेटा, ये है आपका बथुआ। तो आपको बताना है कि बथुए का वैज्ञानिक नाम क्या है, बथुए का वानस्पतिक नाम क्या है। आंसर इसका जो होने वाला है वो होने वाला है बच्चों हमारा चीनोपोडियम एल्बम। क्या होने वाला है बच्चों, चीनोपोडियम एल्बम जो है वो बथुए का नाम होने वाला है, वैज्ञानिक नाम। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अच्छा, इसकी अगर हम फैमिली की बात करें तो बथुए की जो हमारी फैमिली होने वाली है वो होने वाली है अमरेंथिएसी। कौन सी है बच्चों, अमरेंथिएसी। अगर हम पहला ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन है हमारा एनागेलिस अर्वेंसिस। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, एनागेलिस अर्वेंसिस। ये हमारा बच्चों कृष्ण नील, ये काय का नाम है, ये हमारा कृष्ण नील का, ये किसका वानस्पतिक नाम है, कृष्ण नील का। साइप्रस रोटेंडस, साइप्रस रोटेंडस मतलब होता है बच्चों मोथा। क्या होता है हमारा, मोथा। और चीनोपोडियम एल्बम ये हो जाता है हमारा क्या बेटा, बथुआ। ये हमारा किसका नाम हो जाता है, ये हो जाता है हमारे बथुए का वैज्ञानिक नाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे ये जो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं, कृष्णनील, मोथा और बथुआ, इनके आपको वैज्ञानिक नाम बच्चों अच्छे से जो है वो रटे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन अगर हम ये देखें तो मोनोकोटिलीडन पौधा इनमें से कौन सा है, मतलब निम्न में से कौन सा पौधा जो है वो एक बीजपत्रीय पौधा है। सबसे पहले हम देखें ऑप्शंस, तो ऑप्शन हमारे पास आ जाता है बच्चों मक्का। पहला ऑप्शन क्या आ जाता है हमारे पास, मक्का ऑप्शन आ जाता है। दूसरा ऑप्शन में आ जाता है बच्चों हमारे पास अरहर। तीसरा ऑप्शन में आ जाता है हमारे पास मटर, और चौथे में आ जाता है हमारे पास क्या, मूंगफली, या जैसे हम बोलते हैं ग्राउंडनट। इनमें से आपको चुनना है कि कौन सा जो पौधा है वो हमारा एक बीजपत्रीय पौधा है। सबसे पहले तो हम देख लें कि एक बीजपत्रीय क्या होता है, क्या होता है बच्चों। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बीजपत्रीय का मतलब क्या होता है। तो ऐसे पौधे, कैसे पौधे बच्चों जिनमें एक कोटिलीडन, एक बीजपत्र या एक कोटिलीडन पाया जाता है, एक बीजपत्र या सिंगल कोटिलीडन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों इनमें, सिंगल कोटिलीडन। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, एक बीजपत्रीय पौधे कहलाते हैं। जब ये पौधे बच्चों, जब ये पौधे अंकुरण करेंगे तो कुछ पौधे में आपको इस तरीके से संरचना दिखाई देगी अंकुरण करते समय। तो इसमें बच्चों एक बीजपत्र ये हो गया, दूसरा बीजपत्र ये हो गया। इसमें कितने बीजपत्र हैं, 2 बीजपत्र हैं। तो इस प्रकार के पौधों को आप क्या बोलोगे, इनको आप बोलते हो द्विबीजपत्रीय। क्या बोलोगे इनको, द्विबीजपत्रीय। वहीं अगर हम बात करें कि जब अंकुरण के समय कुछ इस तरीके से आपको एक सिंगल पत्ती दिखाई देती है, या एक सिंगल जो है हमारा बीज पत्र दिखाई देता है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं मोनोकोटिलीडन। क्या बोलते हैं बच्चों, मोनोकोटिलीडन, या फिर हम इसे बोल सकते हैं एक बीज पत्रीय। क्या बोल सकते हैं इसे हम, एक बीज पत्रीय पौधा। क्लियर है क्या। अब अगर हम इसमें देखें तो जितने भी हमारे बच्चों सीरियल्स, जितने भी हमारे सीरियल्स या
अनाज जो हमारे ज्यादातर जो होते हैं, या जो हमारी ग्रासेस होती हैं, या जो हमारे ग्रास या जो हमारी घास परिवार के जो पौधे हैं, किस परिवार के, घास कुल के या ग्रास फैमिली के जो पौधे हैं, वो सारे पौधे हमारे कैसे होते हैं बच्चों, मोनोकोटिलीडन। मोनोकोटिलीडन मतलब हो जाते हैं हमारे एक बीज पत्रीय। कैसे हो जाते हैं बच्चों हमारे ये एक बीज पत्री। पता कैसे चलेगा, या तो आप इनका बीज पत्र आप इस तरीके से देख लो, क्लियर है क्या, या फिर जब आप इनकी फूल को देखोगे, इनमें आपको पंखुड़ियों की संख्या नजर आएगी। मान लीजिए हम इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हम इनको गिने तो इसमें क्या है बच्चों, 6 जो है हमारी पत्तियां हैं। तो अगर हम देखें जो हमारे मोनोकोटिलीडन जो प्लांट होते हैं, कौन से होते हैं हमारे, मोनोकोटिलीडन होते हैं, इसमें 3 या 3 के गुणा में होंगी हमारी पत्तियां, या तो 3 हो, जैसे 3 6 9। अगर इस तरीके से आप पत्तियों की क्या गिन सकते हो बच्चों, पत्तियों की या पंखुड़ियों की संख्या गिन सकते हो। अगर वो 3 या 3 के गुणा में हुई तो वो आपका क्या कहलाएगा, मोनोकॉट प्लांट कहलाएगा। वहीं अगर हम द्विबीजपत्री की बात करें, किसकी बात करें बच्चों, द्विबीजपत्री पौधों की, द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्रों में देखें तो ज्यादातर हमारी जो दालें जो आ जाती हैं, या ज्यादा हमारी जो फलियां वाली जो फसलें आ जाती हैं, वो हमारी काय का उदाहरण रहती हैं बच्चों, द्विबीजपत्रीय पौधों का उदाहरण रहती हैं। इनमें जो है, इनमें 4 या 5 के गुणांक में जो है वो होने वाले हैं आपके क्या बच्चों, पंखुड़ियां। इनकी पंखुड़ियां किस में होने वाली हैं, 4 या 5 के गुणांक में इनमें पंखुड़ियां होने वाली हैं। क्लियर है क्या, अगर ये दो स्ट्रक्चर आपको, इन सब चीजों से आप समझ सकते हो कि आपका जो पौधा है वो एक बीजपत्री होने वाला है या द्विबीजपत्री होगा। क्लियर है क्या, इसमें हम देखें बच्चों तो इसमें जैसे है हमारी ग्राउंडनट, ये हमारी फली वाली सब्जी है, या हमारी ये फली वाली सॉरी फसल है। पीनट जो है बच्चों हमारा, जिसे हम बोलते हैं पी या मटर बोलते हैं, मटर हमारी दाल है, तो दाल बच्चों काय में आ जाएगी, दाल आ जाएगी हमारी द्विबीजपत्री में। अरहर क्या है बच्चों हमारी, अरहर भी हमारी दाल है, ये भी हमारी काय में आ जाएगी, द्विबीजपत्री में आ जाएगी। अगर हम ऑप्शन में देखें मक्का, उसको देखें बच्चों, मक्के को, तो मक्का जो है बच्चों वो हमारा क्या है, मक्का हमारा सीरियल या फिर है हमारा अनाज, और अनाज है इसलिए क्या होने वाला है बच्चों, ये हमारा मोनोकोटिलीडन प्लांट होने वाला है। क्लियर है क्या, ये हमारे मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट होते हैं। अगर मैं आपसे इसी तरीके से पूछूं कि हमारा गेहूं क्या होने वाला है, चना जो है, गेहूं के बाद अगर हम देखें तो धान हमारा क्या होने वाला है, तो ये हमारे सारे क्या हो जाएंगे बच्चों, एक बीजपत्री पौधों के उदाहरण हो जाएंगे। वहीं अगर मैं बात करूं या आपसे पूछूं कि बेटा ये बताइए कि चना हमारा क्या हो जाएगा, मूंग हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये चना और मूंग हमारे जो हो जाएंगे वो द्विबीजपत्रीय फसल या द्विबीजपत्री क्रॉप हमारी होने वाली है। इस तरीके से आपको समझना है। यहाँ पे मैंने एक एक पॉइंट लिख दिया है, आपको यहाँ पे समझा भी दिया है। इस तरीके से आपको सारी चीजें जो है वो याद करके चलनी है। नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर आप बच्चों इस तरीके से कॉन्सेप्ट समझेंगे तो आपको पेपर में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है, पेपर में क्वेश्चन को सही करते समय। अगर आपको इस तरीके से कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो बच्चों चीजों को रटना बहुत ही कठिन होता है। एक बार अगर उनको अच्छे से समझ लिया जाए तो रटनी नहीं पड़ती है। क्लियर है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है कि हॉट वेदर प्लांट कौन सा है निम्न में से, मतलब गर्म मौसम का पौधा, मतलब ऐसा पौधा जिसे आप गर्म मौसम में लगाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, गर्म मौसम का पौधा कहलाता है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं बच्चों कि मौसम के आधार पर हमने पौधों को या फसलों को कितने वर्गों में बांटा हुआ है। सबसे पहले हम देखें काय के आधार पे बच्चों, हमने मौसम या ऋतुओं के आधार पे, काय के आधार पे बच्चों, ऋतुओं के आधार पे अगर हम देखें काय का पौधों का वर्गीकरण, ऋतुओं के आधार पे पौधों का वर्गीकरण, इसके आधार पे अगर हम वर्गीकरण देखें तो ये हमारे पौधे बच्चों होते हैं कितने प्रकार के बांटा गया है हमने इनको, इनको हमने बांटा है मेनली 3 प्रकार से। कितने प्रकार से बच्चों, 3 प्रकार से। कौन कौन से प्रकार हो जाते हैं, सबसे पहले आ जाता है आपका खरीफ का सीजन। काय का सीजन बच्चों, खरीफ का, काय का हमारा खरीफ का सीजन। ये हम क्या देख रहे हैं बच्चों, सीजन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, है ना। सबसे पहले जाता है हमारा खरीफ, दूसरे नंबर पे जाता है हमारा क्या बेटा, रबी। दूसरे नंबर पे कौन सा सीजन आ जाएगा आपका, रबी का सीजन आ जाएगा। और तीसरे नंबर पे जाएगा आपका कौन सा बेटा, जायद। कौन सा जाएगा आपका, जायद। ये हमारे सीजन या महीनों के हिसाब से या ऋतुओं के हिसाब से हमने फसल जो हमारी साल भर की लगती है उनको हमने मेनली 3 भागों में बांटा हुआ है, खरीफ में, रबी में और जायद में।
खरीफ में, रबी में और जायद में। हमारी जो एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है, हर साल की जो हमारी शुरुआत होनी है बेटा, वो हमारी शुरुआत होती है कौन से सीजन से? वो होती है हमारी खरीफ के सीजन से। तो क्वेश्चन अगर आता है कि आपका जो कृषि वर्ष है, क्या आता है बच्चों आपका, कि आपका कृषि वर्ष, या फिर जैसे हम बोलते हैं एग्रीकल्चर कैलेंडर, क्या बोल सकते हो आप इसे आप बोल सकते हो एग्रीकल्चर कैलेंडर जो है हमारा, वो आपका कौन से वर्ष से या कौन से सीजन से चालू होता है? तो वो हमारा चालू होता है बच्चों कहाँ से? खरीफ के सीजन से। कौन से सीजन से बच्चों? खरीफ के सीजन से। अब अगर हम ये देखें कि ये हमारा सीजन बच्चों स्टार्ट कब होता है, ये हमारा स्टार्ट कब होता है और एंड कब हो जाते हैं ये हमारे सीजन। तो मतलब अगर हम बात करें खरीफ सीजन की, तो ये है हमारा बच्चों जून से लेके जुलाई तक। कहाँ बच्चों? जून से जुलाई के बीच में हमारा ये चालू होता है। मतलब किसी भी फसल को अगर आप कब बो रहे हो, किसी फसल को आप जून और जुलाई के बीच में अगर आप बो रहे हो या इन महीनों में बो रहे हो, तो वो हमारी क्या कहलाती है बच्चों? खरीफ की फसल कहलाने वाली है। अगर आप किसी पौधे को या किसी फसल को किससे अब कब बोने वाले हो? जून जुलाई में बोने वाले हो, तो वो हमारी खरीफ की फसल कहलाएगी। इनको हम काटते कब है बच्चों? इनको हम काटते हैं कब? अक्टूबर नवंबर में। कब काट देते हैं इनको हम? अक्टूबर नवंबर में हम इनको काट देते हैं। अब जैसे ही हमारी ये फसल बुकती है या ये कटती है, तब हमारा बच्चा जो है वो अक्टूबर नवंबर या नवंबर दिसंबर में हमारा ये सीजन चालू हो जाता है। कब बच्चों? नवंबर दिसंबर के लगभग हमारा दूसरा सीजन चालू हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं रबी सीजन। जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? रबी सीजन। और इस सीजन में लगाई जाने वाली फसलों को हम क्या बोलेंगे? रबी क्रॉप। क्या बोलेंगे बच्चों हम? रबी क्रॉप। ये हमारा कब चलता है बच्चों? ये हमारा चलता है मार्च अप्रैल तक। ये हमारा कब चलता है? मार्च से लेके अप्रैल तक के बीच में इन फसलों की क्या होने लगती है? कटाई। इन फसलों की क्या होने लगती है? कटाई। और ये हमारा काय का समय है? ये हमारा समय है बेटा बुवाई का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि खरीफ सीजन की फसल की बुवाई का समय कब है, तो जून से लेकर जुलाई और अक्टूबर नवंबर में हम इनको काट लेते हैं। अक्टूबर नवंबर या नवंबर दिसंबर में जिन फसलों को हम बोते हैं और मार्च अप्रैल में जिनको काट लेते हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं? वो हमारी कहलाती हैं रबी की फसलें। अप्रैल मई में जिन हम फसलों को बोते हैं बच्चों, कब हम? अप्रैल से लेके मई तक हम जिनको बोते हैं, और लगभग लगभग हम इन्हें जून और जुलाई तक हम इनको क्या करते हैं बच्चों? काट लेते हैं। तो इस प्रकार की जो हमारी फसल कहलाएंगी, वो हमारी कहलाएंगी जायद की फसलें। किस मौसम की बच्चों या किस ऋतु की फसलें कहलाने वाली हैं? ये हमारी कहलाने वाली है जायद की फसलें। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि ऋतुओं या मौसम के आधार पे हमने क्या किया है? फसलों को 3 भागों में वर्गीकृत किया हुआ है। सबसे पहले हमारा जाता है खरीफ, खरीफ के बाद क्या जाता है बेटा? रबी, और रबी के बाद जाता है हमारा जायद। तो हमारा जो सीजन चालू होगा वो कब से चालू होता है? एग्रीकल्चर वर्ष, एग्रीकल्चर कैलेंडर हमारा कब से चालू होता है? खरीफ के सीजन से। इनको बोया कब जाता है? जून जुलाई से बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में इनको काट लिया जाता है। ठीक है, नवंबर दिसंबर में हम रबी की फसलों को बो देते हैं, मार्च अप्रैल में इनको काट लेते हैं, और अप्रैल मई में इनको बो देते हैं, जून जुलाई में हम इनको काट लेते हैं। अब आप ये बताइए कि इनमें से कौन से सीजन में गर्मी पड़ती है? इनमें से कौन से मौसम में या कौन से महीने में बच्चों सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? अगर हम गर्मियों की बात करें, तो जून से बच्चों जो है हमारी ये गर्मी चालू हो जाती है ना? इस समय हमारी जो है वो गर्मी पड़ती है। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें, अब क्वेश्चन को अगर हम ये देखें, तो क्या आ जाता है कि हॉट वेदर क्रॉप हमारी कौन सी है? क्या आ जाता है बच्चों हमारा कि हॉट वेदर क्रॉप जो है वो हमारी कौन सी होने वाली है? तो हॉट वेदर क्रॉप अब आपको बताना है। हॉट वेदर क्रॉप में आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सरसों, मक्का, उसके बाद मटर, और आ जाएगा आपके पास जौ। आप बताइए बच्चों, इनमें से कौन सी फसल जो है वो आपकी हॉट वेदर या गर्म मौसम की जो है वो फसल होने वाली है? तो गर्म मौसम की फसल आपकी निम्न में से कौन सी फसल जो है वो आपकी गर्म मौसम की होने वाली है? तो इसमें से बच्चों हम आंसर को देखेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा मटर, या जिसे हम बोलते हैं पी। पी जो होने वाला है वो हमारा बच्चों हॉट वेदर क्रॉप होने वाला है। और ये आपको सीजन मैंने आपको लिखवा दिए हैं, सीजन के यहाँ पे हमने मंथ भी लिख लिए हैं। अगला क्वेश्चन हमें देखें बच्चों, हाई प्रोटीन लाइसिन जो है वो वेराइटी ऑफ, वो हमारी किसकी वेराइटी है? किसकी वेराइटी है हमारी? हाई प्रोटीन लाइसिन। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि लाइसिन क्या है बच्चों? लाइसिन है हमारा एक अमीनो अम्ल। क्या है ये हमारा? ये है हमारा अमीनो अम्ल। ये क्या है बेटा? हमारा अमीनो अम्ल। बहुत सारे अमीनो अम्ल जब आपस में मिल जाते हैं, तो ये काय का निर्माण करते हैं बच्चों? ये हमारा निर्माण करते हैं प्रोटीन का।
तो अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन बनना है या अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी दूर होनी है तो उसके लिए हमको काय का सेवन करना पड़ेगा, अमीनो अम्लों का, क्योंकि यही अमीनो अम्ल जो है वो बाद में मिलकर क्या बन जाते हैं, प्रोटीन का रूप ले लेते हैं। तो उन्हीं अमीनो अम्ल में से बच्चों एक हमारा इंपॉर्टेंट अमीनो अम्ल है जो हो जाता है हमारा लाइसिन। क्या हो जाता है हमारा, लाइसिन। तो क्वेश्चन आपका यही पूछा हुआ है कि ऐसा प्रोटीन जिसमें या हाई लाइसिन प्रोटीन जो है बच्चों वो हमारी किसकी वैरायटी है। तो हाई लाइसिन प्रोटीन विकसित प्रजाति है, ऑप्शन में जाता है गेहूं, लहसुन, मक्का, और अगला ऑप्शन आ जाता है आपके पास बार्ले या जिसे हम बोलते हैं जौ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों कि हमारी जो सीरियल्स होती हैं, हमारी क्या जो सीरियल्स या अनाज वाली जो फसलें होती हैं, इनमें है बच्चों लाइसिन की क्या पाई जाती है, कमी। काय की पाई जाती है, लाइसिन की कमी, लाइसिन की कमी। और अगर ये लाइसिन की कमी पाई जाएगी बच्चों और ऐसी हम फसलों का ज्यादा सेवन करते रहेंगे तो हमारी भी बॉडी में जो है वो लाइसिन की कमी होगी, और लाइसिन की कमी होगी तो बॉडी में जो है बच्चों वो बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। क्या होने लगती हैं, बॉडी में बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। इसलिए क्या है बच्चों, हमने इस प्रकार की वैरायटी निकाली हुई है जिससे हम क्या करें, हमने उनमें क्या डाला हुआ है बच्चों, लाइसिन डाल दिया है। तो ये हमारी किस फसल में हुआ है, ये हमने बच्चों मक्के में क्या किया हुआ है, हमने कुछ एक वैरायटियां निकाली हुई हैं जिनमें हमने लाइसिन को अलग से जो है वो डाला हुआ है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज। क्या बोलते हैं बच्चों हम इसे, हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज। इसे हम क्या बोलेंगे, हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज। मतलब ऐसा प्रोटीन या ऐसा मक्का जिसमें प्रोटीन है हाई क्वालिटी में है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज। क्या बोलेंगे बेटा इसे हम, हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज। मेज मतलब हो गया अपना मक्का। तो मक्के की हमने ऐसी किस्में डेवलप की हुई हैं, क्योंकि अगर आप ज्यादा, मक्का भी हमारा अनाज है बच्चों, तो इसमें भी हमारी काय की कमी रहने वाली है, लाइसिन की कमी रहने वाली है। इसलिए हमने इसमें कुछ एक किस्में ऐसी निकाली हैं जिनमें हमने अलग से जो है वो इसमें लाइसिन की मात्रा को ऐड किया हुआ है। तो हमारा ये क्या कहने लगा, इसको हम बोलते हैं बच्चों हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज। इसका अगर हम उदाहरण देखें तो इसमें हमारी वैरायटी हो जाती है, जैसे हो जाती है आपकी प्रोटीना, जैसे हो जाती है आपकी शक्ति, जैसे क्या हो जाती है बच्चों, शक्ति, जैसे हो जाती है आपकी रत्ना। ये आपकी कैसी वैरायटी है, ये मक्के की ऐसी वैरायटी है जिनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक, प्रोटीन भी कौन सा बच्चों, लाइसिन अमीनो अम्ल वाला, इस तरीके लाइसिन अमीनो अम्ल है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाई प्रोटीन या प्रोटीन हाई लाइसिन जो हमारी वैरायटी है वो हमारी काय की है, वो हमारी काय की विकसित की हुई है बच्चों, ये की हुई है हमारी क्या बेटा, मक्का की। काय की हुई है, मक्का की। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मक्के में कितने परसेंट प्रोटीन होता है, तो मक्के की अगर हम प्रोटीन की बात करें तो मक्के में बच्चों 10% प्रोटीन होता है। अभी हमारी पूरी मक्के की 7 जो स्पीसीज हैं, कितनी बच्चों, 7 स्पीसीज हैं या 7 प्रजातियां हैं जो हम उपयोग करते हैं बच्चों लगाने के लिए। काय के लिए, लगाने के लिए 7 वेराइटियां जो हैं हम उपयोग करते हैं या 7 स्पीसीज हम इसकी यूज करते हैं जिनको हम लगाते हैं। क्लियर है क्या। मक्के का बोटेनिकल नेम क्या हो जाएगा बेटा, मक्के का अगर वानस्पतिक नाम पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा जिया मेज। क्या हो जाएगा बच्चों, जिया मेज। ये हो जाएगा हमारा मक्के का बोटेनिकल नेम। अगर हम इसकी पूछें उत्पत्ति, उत्पत्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मक्के की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो मक्के की उत्पत्ति हुई बच्चों कहाँ से बेटा, मैक्सिको से। मक्के की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मैक्सिको से। तो इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा किसके बारे में बच्चों, मक्के के बारे में, कि मक्के में जो अलग से हमने लाइसिन ऐड किया हुआ है उस प्रकार की किस प्रकार की हमने वेराइटियां निकाली हैं जिन्हें हम बोलते हैं HQPM। क्या बोलते हैं बेटा, HQPM, हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज। वेराइटियां कौन कौन सी हो जाएंगी, प्रोटीना, शक्ति और हमारी रत्ना। ये हमारी वैरायटी हैं जिनमें हमने भरपूर जो है वो लाइसिन अमीनो अम्ल डाला हुआ है मक्के में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम ये देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा बच्चों लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। क्वेश्चन क्या है कि आलू का जो पछेती झुलसा है, काय में लगता है बच्चों, ये आलू में लगता है पछेती झुलसा। इसका कारण क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपको आंसर बताना है कि आलू का जो है हमारा पछेती झुलसा होता है वो किस कारण से होता है या इसका कारण क्या है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के बारे में आपको बताना है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अगर हम ऑप्शन देखें तो सबसे पहले जाता है हमारा अल्टरनेरिया सोलेनाई, दूसरे नंबर पे जाता है कॉलीट्रोटिकम फेलकाटम, तीसरे नंबर पे जाता है बच्चों
जैंथोमोनास बिग्निकोला और आखिरी में जाता है हमारा फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा तत्व या कौन सा ऐसा बच्चों जैविक जीव है या सूक्ष्म जीव है जो हमारे आलू में क्या करता है बच्चों, लेट ब्लाइट मतलब पछेती झुलसा रोग को फैलाने का कारक है या वो कारण है। अगर आपको इसमें हम बात करें तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारी बच्चों, सबसे पहले तो ये रोग किससे फैलता है, ये रोग होता है बच्चों हमारा काय से, ये रोग हमारे होने होता है बच्चों कवक से। ये रोग का कारण क्या है, कवक। क्या कारण है बच्चों, कवक। कौन सी कवक, वो कवक है हमारी फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। क्या नाम है इसका, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। याद रखना है आपको कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो है बच्चों हमारा रोग कारक है काय का, आलू के पछेती झुलसे का, आलू के पछेती झुलसे का, आलू के पछेती झुलसे का। ये बीमारी इतनी खतरनाक है बच्चों कि इस बीमारी ने 1840 से 1845 के बीच में आयरलैंड हमारी जो है, कौन सी कंट्री है हमारी, एक आयरलैंड, आयरलैंड में बच्चों इस बीमारी के कारण अकाल फैल गया था। क्या फैल गया था बच्चों, अकाल। और बहुत सारे लोगों की क्या हो गई थी, भूख से मृत्यु हो गई थी, क्योंकि इस बीमारी ने या इस फंगस ने आलू को बच्चों पूरी तरीके से क्या कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, जिससे बहुत सारे लोग आपके क्या मर गए थे, भूखमरी से मर गए थे। क्लियर है क्या, तो इससे हम बोलते हैं बच्चों आयरिस फेमाइन। क्या बोलते हैं हम इसे, आयरिस फेमाइन मतलब आयरिस अकाल। क्या बोलते हैं हम इसे हम बोलते हैं आयरिस अकाल, आयरिस, इसे हम बोलते हैं बेटा आयरिस अकाल। क्या बोलते हैं हम इसे, आयरिस अकाल। तो आयरिस अकाल क्यों आया था, आयरिस अकाल आया था बच्चों काय में, क्योंकि आलू में क्या लग गई थी, बीमारी लग गई थी। कौन सी बीमारी लग गई थी, तो ये लग गई थी आलू का पछेती झुलसा, या जैसे हम क्या बोलते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये काय के कारण होती है, ये हमारी कवक या फंगस के कारण होती है। काय के कारण होती है बेटा, ये कवक या फंगस के कारण होती है। उस फंगस का नाम क्या है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। क्या नाम है बेटा इसका, कवक का फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस नाम है हमारी इस कवक का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आलू का बीमारी से जो आपको पूछा जा सकता है, याद रखना है बेटा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो सबसे पहले जाता है हमारा कि ग्राम बिलोंग टू द फैमिली। अभी मैंने हम बताया था कि हमारा जो चना है वो कौन से परिवार या कौन से कुल से जो है वो संबंधित है, चना हमारा किस प्रकार के कुल से या कौन से कुल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 बच्चों लेग्यूमिनेसी, ऑप्शन नंबर 2 ग्रेमनी, ऑप्शन नंबर 3 सोलनेसी और ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा वो आ जाता है मालवेसी। आपको बताना है कि इन फैमिलियों में से हमारा चना जो है वो किस फैमिली या किस कुल का है। अगर हम चने के बारे में जानकारी देखें तो सबसे पहले हमारा आ जाता है चना। चने का अगर हम देखें बॉटेनिकल नेम या इसका हम देखें बच्चों चना, चने का अगर हम वानस्पतिक नाम देखें तो चने का वानस्पतिक नाम क्या हो जाता है, चने का नाम वानस्पतिक नाम हो जाता है साइसर एरिटेनम। क्या नाम हो जाता है, साइसर एरिटेनम, साइसर एरिटेनम। ये क्या हो जाता है हमारे चने का जो है वो बॉटेनिकल नेम हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया था चना किस प्रकार का पौधा होने वाला है, तो ये हमारा बच्चों होने वाला है द्विबीजपत्री। क्या होने वाला है ये हमारा द्विबीजपत्री कुल का जो है ये हमारा पौधा है, या द्विबीजपत्री प्रकार का जो है वो हमारा पौधा है। अब चने को चूंकि हम दाल के रूप में उपयोग करते हैं और इसलिए इसकी कुल भी कैसा होने वाला है, इसका कुल होने वाला है दाल कुल। कौन सा बेटा, दाल कुल। या इसका परिवार कौन सा होने वाला है, इसका परिवार भी होने वाला है हमारा दाल परिवार। इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं दाल परिवार। और दाल परिवार हमारा कौन सा है बच्चों, दाल परिवार है हमारा लेग्यूमिनेसी। कौन सा है बेटा, लेग्यूमिनेसी। कौन सा परिवार होने वाला है हमारा, लेग्यूमिनेसी। दाल परिवार हमारा कौन सा होने वाला है, लेग्यूमिनेसी। चना साइसर एरिटेनम द्विबीजपत्रीय हमारा या डाइकॉट हमारा ये प्लांट है। अच्छा, दाल कुल या दालें हम चने की उपयोग करते हैं, इसलिए दाल कुल या दाल परिवार इसका होने वाला है, जिसका नाम है लेग्यूमिनेसी। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि इसमें क्रोमोसोम या गुणसूत्र संख्या, चने में क्रोमोसोम या फिर हम बात करें तो गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, चने में गुणसूत्र संख्या जो है वो कितनी होती है, आपको ये बताना है। ये बाकी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा बच्चों उज्जैन 21। उज्जैन 21 हमारी बच्चों किसकी वैरायटी है, उज्जैन 21 जो है हमारी वो कौन सी फसल की वैरायटी है, उड़द की है, अरहर की है, चने की है या
सोयाबीन की है ना। जैसा कि आपको पता है कि हम सारी दालों में बच्चों सर्वाधिक जो उत्पादन होता है इंडिया में वो होता है ग्राम का। काय का होता है बच्चों? ग्राम, या जिसे हम बोलते हैं चने का। सारी दालों में से लगभग लगभग 49% हम काय का उत्पादन करते हैं बच्चों? चने का उत्पादन करते हैं। और जो उज्जैन हमारी इक्कीस है ये भी हमारी किसकी वैरायटी है? चने की वैरायटी है। किसकी वैरायटी बेटा? हमारी चने की। उज्जैन 21 किसकी वैरायटी है? चने की वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम ये देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा आ जाएगा, लार्जेस्ट प्रोटीन जो है कौन, लार्जेस्ट प्रोटीन कौन सी जो है वो हमारी दाल में या कौन सी फसल में पाया जाता है? सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन जो है वो, लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ द प्रोटीन इज फाउंड इन, मतलब सर्वाधिक प्रोटीन कौन सी फसल में जो है वो पाया जाता है? ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है हमारा बच्चा, सबसे पहले जाता है आपका चना, उसके बाद आ जाता है आपके पास उड़द, उसके बाद आ जाता है आपके पास मटर, उसके बाद आ जाता है सोयाबीन। यहाँ पे आपको इस तरीके से नहीं पूछा हुआ है कि दालों में या किसी और चीज में, सबसे पहले आपसे ये पूछा हुआ है कि निम्न में से सर्वाधिक जो है हमारा प्रोटीन किस फसल में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि सर्वाधिक प्रोटीन जो है हमारा पाया जाता है बच्चों किसमें? सोयाबीन में। सर्वाधिक प्रोटीन कहाँ में पाया जाता है आपका? सर्वाधिक प्रोटीन जो पाया जाता है आपका सोयाबीन में पाया जाता है। लगभग लगभग 40 से लेके 45% तक आपका सोयाबीन में क्या पाया जाता है बच्चों? प्रोटीन पाया जाता है। 40 से लेके 45% तक जो है वो आपका प्रोटीन पाया जाता है। कहाँ में पाया जाता है बच्चों? ये पाया जाता है आपके सोयाबीन में, याद रखना है आप। ठीक है। अच्छा, वहीं अगर हम बात करें कि दालों में सर्वाधिक प्रोटीन बच्चों, तो दालों में सर्वाधिक प्रोटीन की अगर हम बात करें तो दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन जो पाया जाता है वो पाया जाता है हमारी मसूर में। कहाँ में बेटा? मसूर में। सबसे पहले जाएगा आपका मसूर। मसूर और मूंग में लगभग लगभग जो है वो 125% प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद आ जाती है हमारी बेटा अरहर। अरहर में भी हमारा 21 से लेके 25% तक क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। किसमें बेटा? अरहर में। सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? सर्वाधिक जो है वो आपका पाया जाता है मसूर में या मूंग में। उसके बाद आ जाती है हमारी क्या? अरहर। सबसे पहले मसूर या फिर मूंग, उसके बाद आ जाती है हमारी क्या बेटा? अरहर। फिर आ जाते हैं बच्चों हमारे उड़द। फिर क्या आ जाएगी आपकी? उड़द। क्या आ जाएगी आपकी? उड़द। उड़द में जो है वो आपके 24% प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। अगर हम बात करें काय की? सोयाबीन की, तो सोयाबीन में भी हमारा 40 से 45% तक जो है वो प्रोटीन है वो हमारा पाया जाता है। क्या में बेटा? सोयाबीन में। उसके बाद अगर हम बात करें कि दालों में और किसका नंबर आ जाता है, इसके बाद आ जाता है हमारा चौला फली का। काय का बेटा? इसके बाद मतलब काय के? उड़द के बाद हमारा काय का नंबर आ जाएगा? चौला फली, या जिसे हम बोलते हैं काउपी, या जिसे हम बोलते हैं लोबिया। क्या बोलते हैं हम इसे? लोबिया। लोबिया में भी हमारा जो है वो 23% प्रोटीन पाया जाता है। कौन से परसेंट, कितने परसेंट प्रोटीन पाया जाता है बेटा? 23% प्रोटीन है जो हमारा काय में पाया जाता है? लोबिया में पाया जाता है। पहले नंबर पे हमारा जाता है मूंग मसूर 25% प्रोटीन, अरहर इसमें 21 से 25% प्रोटीन, उड़द में बच्चों लगभग 24% प्रोटीन, काउपी या लोबिया या चौलाफली हम जिसे बोलते हैं इसमें हमारा बच्चों जो है वो 23% प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि लोबिया के बाद कौन आ जाता है, ये आ जाता है हमारा मटर। मटर के बाद बच्चों आ जाता है हमारा क्या? चना। मटर में बच्चों इसमें हमारा पाया जाता है लगभग लगभग 22% प्रोटीन, चने में हमारा बच्चों 21% प्रोटीन। ये हो गए हमारे दाल और दालों में पाए जाने वाले प्रोटीन की मात्रा। ये हो गया बच्चों इनका क्रम। सबसे पहला आ गया हमारा कौन सा? ये वाला मूंग और मसूर वाला। दूसरे नंबर पे अरहर। तीसरे नंबर पे बच्चों आ जाएगा आपका उड़दा या उड़द आ जाएगा। चौथे नंबर पे जाएगा आपका चौला फली, काउपी या लोबिया। पांचवें नंबर पे मटर और छठवें नंबर पे जाएगा हमारा बच्चों चना। ये क्रम आपको याद रखना है कि किस में बच्चों या किस प्रकार की दाल में कितना प्रोटीन पाया जाता है। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा कि निम्न में से किस दाल में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, तब आप ऑप्शन में सोयाबीन नहीं लगाएंगे, तब आप क्या लगाएंगे? मसूर या मूंग को ऑप्शन में लगाएंगे, क्योंकि ये हमारी दालें हैं। बल्कि हमारा जो सोयाबीन है, सोयाबीन हमारी बच्चों मेनली जो है वो तिलहनी, कौन सी फसल है ये हमारी? तिलहनी, मतलब ऑयल सीड क्रॉप है, क्योंकि इसका उपयोग हम काय के लिए करते हैं बच्चों? तेल निकालने के लिए करते हैं। काय के लिए? तेल निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सोयाबीन में बच्चों कितना? सोयाबीन में 20% जो है हमारा प्रोटीन भी पाया जाता है। सोयाबीन में आपके 20% जो है वो प्रोटीन पाया जाता है। इस तरीके से आपको इसका क्या रखना है? क्रम याद रखना है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए बेटा कि आप ये बताइए कि कौन सी जो हमारी
निम्न में से अगर पूछ लिया जाए कौन सी हमारी जो है वो सीरियल हमारी कौन सी है जिसमें सबसे कम प्रोटीन पाया जाता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से अनाजों में प्रोटीन कहाँ में बेटा, अनाजों में प्रोटीन, अनाजों में प्रोटीन, अगर अनाजों में प्रोटीन की बात की जाए तो सबसे पहले सबसे कम जिसमें पाया जाता है वो है हमारी क्या बेटा, धान। धान से हम क्या बोलते हैं, पैडी। पैडी में सबसे कम, सर्वाधिक कम, सबसे कम प्रोटीन पाया जाता है, कितना बच्चों, 6 से 7% प्रोटीन पाया जाता है हमारा पैडी में। वहीं अगर मैं बात करूं मक्के में, तो मक्के में आ जाता है बच्चों हमारा कितना, मक्के में आ जाता है हमारा लगभग लगभग 10%। और अन्य सीरियल में जो हमारा जाता है बच्चों, अन्य सीरियल जैसे हमारा हो जाता है गेहूं। गेहूं में जो है आपका वो 11 से 12% जो है वो प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ये आपको काय की बात कर रहे हैं हम, ये अनाजों में या सीरियल्स में, ये हम काय की बात कर रहे हैं, अनाजों में या सीरियल में। और अगर हमने दालों की बात की थी, दालों में हमने सबसे पहले क्या देखा था, दालों में सबसे पहले हमने देखा था बच्चों मसूर, मसूर और मूंग को सबसे पहले हमने जो है वो देखा था। उसके बाद आ जाता है हमारा बेटा अरहर, फिर आ जाता है हमारा क्या, अरहर के बाद बच्चों आ जाता है आपका उर्द। इस तरीके से हमने इनका क्रम जो है वो देखा था। अरहर के बाद उर्द, उर्द के बाद आ जाता है बच्चों आपका लोबिया, ये जिसे आप बोलते हो क्या बेटा, लोबिया के बाद जो है, लोबिया को आप बोलते हो काउपी, क्या बोलते हो, काउपी, या फिर इसे बोलते हो चौला फली, क्या बोलते हो, चौला फली। इसके बाद आ जाएगा आपका मटर, और मटर के बाद आ जाएगा आपका चना। ये हो गया आपका बेटा क्रम, ये क्या हो गया आपका क्रम हो गया। और ये हो गया हमारे क्या, अनाजों में पाए जाने वाला प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा, अनाजों में पाए जाने वाली प्रोटीन की मात्रा की, कौन से अनाज में कितने परसेंट जो है वो आपका प्रोटीन होता है। धान में सबसे कम प्रोटीन, या जिसे हम बोलते हैं पैडी, इसमें सबसे कम प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। ठीक है क्या बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, निम्न में से रबी की कौन सी फसल है। रबी का सीजन अभी हमने देख लिया था, रबी की सीजन कब होता है, कब से स्टार्ट होता है, कब खत्म होता है, वो हम सब रबी का देख चुके थे। अब हमको देखना है, अब हम देखते हैं बेटा कि रबी की फसलें कौन कौन सी हैं, रबी की फसल कौन सी हैं और खरीफ की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ से बनता है। रबी की अगर हम फसलों की बात करें, रबी की अगर हम फसलों की बात करें तो आपका हो जाएगा गेहूं हो जाएगा, है ना, जौ हो जाएगा, जई हो जाएगा, चना हो जाएगा, चना के बाद बेटा हमारा हो जाएगा मटर, मटर के बाद मसूर, मसूर के बाद बेटा तुम्हारी अलसी। ये हमारी सब क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी हमारी रबी की फसल। इंग्लिश में अगर हम ये देखें तो इंग्लिश में हो जाएगी बीट, बीट के बाद हो जाएगा हमारा बार्ले, फिर हो जाएगा हमारा बेटा ओट, फिर हो जाएगा आपका चिकपी, चिकपी को हम क्या बोलते हैं, चिकपी को हम बोलते हैं क्या, चना, या इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बंगाल ग्राम। क्या बोलते हैं बेटा इसे हम, बंगाल ग्राम। उसके बाद हो जाएगा आपका पी, फिर हो जाएगा आपका लेंटिल, और लेंटिल के बाद हो जाएगा आपका लिनसीड। ये हमारी काय की फसलें हैं, ये हमारी फसलें बेटा रबी की। कौन सी फसलें हमारी, रबी की। तो इसमें हम देख लेते हैं इस लिस्ट में हमारी कौन सी फसल आती है निम्न में से। ज्वार आती है, नहीं आती है, बाजरा भी नहीं आता है, धान भी नहीं आती है, गेहूं हमारी आती है। तो रबी की हमारी कौन सी फसल हो जाएगी, गेहूं। गेहूं हमारी कौन सी फसल हो जाएगी बेटा, रबी की फसल होने वाली है। यहाँ पे आपको मैंने लिस्ट बनवाई हुई है जिसमें आपको सारी रबी की फसलों के नाम लिखवा है, इनको आपको लिख लेना है और बेटा याद कर लेना है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों आ जाता है अरेकिस हाइपोजिया। क्या जाता है बच्चों, अरेकिस हाइपोजिया जो है वो किस फसल का बोटेनिकल नेम है। निम्न में से कौन सी फसल का नाम है, कौन सा हमारा बेटा अरेकिस हाइपोजिया। अरेकिस हाइपोजिया को अगर हम देखें तो ऑप्शन में हमारा पहले नंबर पे आ जाता है बेटा क्या, सोयाबीन। क्या नंबर पे आ जाता है, पहले नंबर पे सोयाबीन, दूसरे नंबर पे जाता है ग्राउंडनट, तीसरे नंबर पे जाता है चना, और चौथे नंबर पे जाता है बेटा हमारा क्या, मटर। चौथे नंबर पे जाता है हमारा मटर। इसमें से आपको बताना है अरेकिस हाइपोजिया। क्या बताना है बेटा आपको, अरेकिस हाइपोजिया। तो अगर इसके बारे में मैं बताऊं तो अरेकिस मतलब होता है बेटा फली। अरेकिस मतलब क्या होता है बेटा, अरेकिस का मतलब होता है फली। अरेकिस जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, अरेकिस, अरेकिस मतलब क्या होता है बच्चों, बीन की तरह या फली की तरह। और हाइपोजिया मतलब होता है जमीन के अंदर। हाइपोजिया मतलब क्या होता है, हाइपोजिया मतलब जमीन के अंदर पाई जाने वाली फली।
जमीन के अंदर पाई जाने वाली फली। तो जमीन के अंदर वाली फली, तो आप ये बताइए सोयाबीन क्या जमीन के अंदर होता है? सोयाबीन क्या जमीन के अंदर होता है? नहीं होता है। चना क्या जमीन के अंदर होता है? मटर क्या जमीन के अंदर होता है? नहीं होता है। तो कौन सी फसल है जो जमीन के अंदर होती है? जो जमीन के अंदर जिसकी फलियां होती हैं वो है हमारा क्या बेटा? ग्राउंड नट या मूंगफली। कौन सा है हमारा? ग्राउंड नट या मूंगफली। तो ग्राउंड नट या मूंगफली जो हमारा क्या होने वाला है? ग्राउंड नट या फिर मूंगफली जो है वो हमारा होने वाला है, क्या होने वाला है बेटा? ये अरेकिस हाइपोजिया। तो ये किसका बोटेनिकल नेम होने वाला है? ये होने वाला है हमारा ग्राउंड नट या मूंगफली का। इसमें अगर हम प्रोटीन की मात्रा देखें तो इसमें बच्चों जो प्रोटीन पाया जाता है 26% प्रोटीन होता है हमारा काय में? मूंगफली में। मूंगफली में कितना प्रोटीन होता है? 26%। अरेकिस हाइपोजिया जो है वो इसका क्या है? वानस्पतिक नाम है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम ये देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ग्राउंड नट का बोने का समय क्या हो जाएगा? ग्राउंड नट की बोनी का समय जो है वो क्या होने वाला है? आपको बताना है ग्राउंड नट। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ग्राउंड नट जो है वो हमारी किस सीजन की क्रॉप है। अगर ये रबी सीजन की क्रॉप हुई, अगर बेटा ये हमारी रबी सीजन की क्रॉप हुई तो इसको हम कब लगाएंगे? सितंबर अक्टूबर में लगाएंगे। अगर ये हमारी खरीफ सीजन की फसल हुई तो इसको हम कब लगाएंगे? जून जुलाई में लगाएंगे। अगर ये जायद की हुई तो इसको हम कब लगाएंगे? मार्च अप्रैल में लगाएंगे। तो अगर हम देखें पहले खरीफ की फसलें, काय की फसलें? खरीफ की फसलें, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी? धान हो जाएगी, मक्का हो जाएगी, उसके बाद हो जाएगी हमारी ज्वार हो जाएगी, ज्वार के बाद हमारी बाजरा, उसके बाद अरहर, उसके बाद मूंग, फिर हमारी हो जाएगी मूंगफली और हो जाएगी हमारी उड़द। ये हमारी क्या है बच्चों? ये है हमारी खरीफ की फसलों के नाम। अगर हम ये देखें इंग्लिश में तो सबसे पहले आ जाएगी हमारी पैडी, फिर आ जाएगी हमारी बेटा मेज, मेज के बाद आ जाएगी आपकी क्या? ज्वार मतलब हो जाएगी सोरगम, फिर आ जाएगी आपकी बाजरा। कौन सी जाएगी बच्चों? बाजरा। बाजरा से क्या बोलोगे? बाजरा से बोलोगे पर्ल मिलेट। क्या बोलोगे? पर्ल मिलेट। अरहर से क्या बोलोगे? अरहर से बोलते हैं बेटा पिजन पी। क्या बोलते हैं हम? पिजन पी, या इसे हम बोलते हैं रेड ग्राम। क्या बोलते हैं इसे हम? रेड ग्राम। रेड ग्राम। फिर आ जाती है हमारी मूंग, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं मूंग बीन या फिर मूंग। उसके बाद आ जाएगी आपकी ग्राउंड नट। कौन सी नट बेटा? ग्राउंड नट। उसके बाद आ जाएगी आपकी उर्द। उसके बाद क्या जाएगी आपकी? उर्द। क्लियर है क्या? तो ये हमारी फसलें कौन सी हैं? ये हमारी फसलें बच्चों खरीफ सीजन की। अब खरीफ सीजन को कब लगाया जाता है? खरीफ सीजन को लगाया जाता है जून या जुलाई में। इस प्रकार की या इस सीजन की फसलों को बोते हैं। अब आप ये बताइए कि हमको किस बारे में देखना है? ग्राउंड नट मतलब हमको मूंगफली के बारे में देखना है। क्या मूंगफली का नाम यहाँ पे है? ये है आपकी ग्राउंड नट या मूंगफली का नाम। मतलब ये हमारी जो है वो खरीफ सीजन की फसल है। वो खरीफ सीजन को कब लगाते हैं? खरीफ सीजन को लगाते हैं हम जून और जुलाई में। इसका आंसर क्या होने वाला है? जून या जुलाई। क्या आंसर होने वाला है? जून से लेके जुलाई के महीने में जो है वो आप क्या करोगे? मूंगफली की सोइंग या इसकी बुवाई करते हो। तो बच्चों इस प्रकार से आज हमने 15 क्वेश्चन देखे हैं। बहुत डिटेल में हम क्वेश्चन को देख रहे हैं ताकि आपको बेस बिल्कुल एकदम क्लियर हो सके। आपको जो प्रश्न हमने आपको बताया है उससे जुड़ी हुई आजू बाजू की सारी जानकारियां दे दी हैं। आपको बस अच्छे से पढ़ते जाना है। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उनके आपको क्वेश्चन के आंसर्स जो है कमेंट बॉक्स में बता देना है। अगर आप सेशन को इस तरीके से देखेंगे कि आप बिल्कुल साथ साथ में पढ़ रहे हैं तो चीजें आपको साथ साथ में याद होती चली जाएंगी और आपका रिवीजन भी पूरा अच्छे तरीके से हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ये जो जितने भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं ये आपके परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करा रहे हैं। पूरी संभावना बनती है यहाँ से आपके पेपर्स में क्वेश्चन आने की। तो अच्छे से आपको इनको पढ़ना है, रिवीजन करना है। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में उनसे हमको पूछ सकते हैं। क्लियर है क्या बच्चों? अच्छे से पढ़िए, ध्यान रखिए और पेपर को जो है वो हम इस बार पूरे 100% नंबरों से या बहुत अच्छे नंबरों से हम पास करने वाले हैं। इस मकसद को लेकर हमको चलना है और अपनी मेहनत को बरकरार रखना है। मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।